Hello, students. Today I'm going to start our new chapter, chapter 14, पूस की रात। यह एक कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। यह कहानी पूस की रात प्रेमचंद की महान कहानियों में से एक है। इस कहानी का नायक हल्कू है, जिसकी पत्नी मुन्नी है। भारत के गांव में गरीब किसान किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं, फिर किस प्रकार मौसम की मार झेलते हैं, किस प्रकार सेठों के शोषण का शिकार होते हैं, इस कहानी के माध्यम से उसी भारतीय समाज के ग्रामीण परिवेश की कठिनाइयों को बताया गया है। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। पाठ 14, पूस की रात। यह कहानी 4 भागों में बांटा गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं। 1, 2, 3 तथा 4। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। ये हल्कू है तथा ये मुन्नी है, इसकी पत्नी। पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उसे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़े में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह मुन्नी के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो। कौन उपाय करोगे? कोई खैरात में देगा कंबल, ना जाने कितना बाकी है, जो किसी तरह चुकने में ही नहीं आता। मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मुन्नी ने तड़प कर कहा। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौवें ढीली पड़ गई। हल्कू ने उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी को धौस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला गया, मानो उस अपना हृदय निकालकर देने जा रहा है। उसने मजूरी से एक एक पैसे काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वे आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। यह एक भाग है। इसमें हम जाने कि किस प्रकार हल्कू जो है वो सहना को पैसे देना चाहता है और उसकी पत्नी मना करती, लेकिन मजबूरीवश उसे वह पैसा देना पड़ता है और वह पैसे देने के लिए जा रहा है। दूसरा भाग, पूस की अंधेरी रात। पूस यानी ठंड का मौसम। आकाश में तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे उख के पत्तों की एक छतरी
के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दोनों में एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा। जैसा कि हम देख रहे हैं हल्कू किस प्रकार से यहाँ पे अपने घुटनियों को चिपकाया हुआ है। क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर पर पुआल पर लेटता रह। यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड। मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हल्कू पूरी खाने आ रहा हूँ। हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कू कू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठू फिर एक चिल्लम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिल्लम तो पी चुका, यह खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिफाफे, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजार हो जाए। तकदीर की खूबी है मजूरी हम ना करे, मजा दूसरे लूटे। यानी मजूरी हम करे और मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे से जरा सी आग निकालकर चिल्लम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिल्लम पीते हुए कहा, पिएगा चिल्लम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। यह देख हल्कू स्नेह भरे शब्दों से बोला, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिल्लम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा, पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिचास की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से लिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से ना मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा के गंध तक ना थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले न लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। इस अनोखी मैत्री ने उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो ठंडा हवा झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकाकर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। भाग 2 में हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार हल्कू जो है वो अपने
जो खेती जहाँ पे वो करता था वहाँ पे एक खाट में बैठा हुआ है ठंड के मौसम में, और ठंड के कारण उसे नींद नहीं आ रही है। आइए अब तीसरा भाग शुरू करते हैं। 1 घंटा और गुजर गया। रात के शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा, अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कून के खेत से कोई एक गोली के टपके पर आमों का एक बाग था। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला किए लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे, ठाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों के ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में कुछ सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। वह उसे छिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस आनंद सागर से यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। अगले क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली। दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर, उसने जबरा से कहा। क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले तो यह उपाय ना सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करे, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात ना थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, यह सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया।
इस भाग 3 में हम यह देखते हैं कि हल्कू को बहुत ठंड लग रही है। वह अपने खेतों के बीच बैठा हुआ है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका जो शरीर में जो रक्त है यानी खून जो है उसकी जगह पे हिम बह रही है, यानी पानी बरस रहा है, बर्फ बह रही है। और वह ठंड से आकर क्या करता है कि वह ठंड के मारे वह पत्तियां बटोरता है और पत्तियों को आग लगाता है और फिर उसे जला देता है। आइए अब भाग 4 शुरू करते हैं। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गरम राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी, उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उसने कूदने दौड़ने की आवाज साफ कानों में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रहे हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा है कहाँ। अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भौंकता रहा। उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा है था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना उसे असह्य जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, हिलो, हिलो, हिलो। जबरा फिर उठा। जानवर खेत का सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेदकर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकमंडता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल रही थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांट पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरना पड़ेगा। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। भाग 4 में हम देखते हैं कि किस प्रकार हल्कू जो है वो ठंड के मारे वह आलस्य के कारण नहीं उठ पाता है और उसके खेतों में नीलगाय आकर पूरा चढ़ जाती है और उसका जो कुत्ता है जबरू वो भौंकता रहता है, लेकिन
वह नहीं भागता है और लास्ट में अंत में हम देखते हैं कि उसे नींद आ जाती है हल्कू को, और फिर वह खेतों में जाकर देखता है तो उसका जो खेत रहता है वह पूरी तरह से नष्ट हो गया होता है। इस पाठ को आप पढ़ के इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखोगे।